हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बुद्धि चैप्टर पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं 1000 MCQs की सीरीज़ के तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या डेविड वेसलर? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारे स्पीयरमैन हैं इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है। यानी आप जो है IQ लेवल के आधार पर जो है बच्चों को बांट देते हैं, तो जो कम IQ लेवल के होते हैं उनकी गरिमा जो है वो स्वयं में महसूस करते हैं कि उनकी गरिमा जो है कम हो रही है। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकें। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता करने योग्य बनाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। यानी जब शिक्षक बुद्धि, बच्चे की बुद्धि डेवलपमेंट यानी इंटेलिजेंस और उसका कैसा इंटेलिजेंस है, यानी उसकी बुद्धि कैसी है और उसका विकास कैसा हुआ है, अगर ये बच्चों के बारे में जानेगा तो वो जो है शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों को सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ का प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। तो ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना जो है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की क्षमता है, या तो या ए है या बी है या दोनों है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता और सीखने की क्षमता दोनों है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। DSSB, CTET, टेट के एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो है आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल, गतिमान खेल, लड़ाई वाले खेल या प्रायोगिक खेल? तो चेस और कार्ड जो है ये कैसे होते हैं? इंटेलेक्चुअल गेम होते हैं, तो आपका बौद्धिक खेल होगा। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या कथन सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंध होता है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंध होता है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती होता है, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो IQ क्या होती है? IQ होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो IQ बराबर MA अपान CA इंटू 100। तो IQ यानी बुद्धि लब्धि, CA होता है आपका वास्तविक यानी कालानुक्रम आयु। तो बुद्धि लब्धि और कालानुक्रमिक आयु में जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अक्षमता का?
तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो है विशिष्ट बुद्धि का जो है मापन किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये क्या था? बिने और साइमन ने। औसत बुद्धि वाले बालकों की आईक्यू कितनी होती है? तो ये होती है 90 से 110 के बीच। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? आईक्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आयु कितनी है? 10 और वास्तविक आयु कितनी है? 8 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हल करिए। 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 5 इंटू 25 125। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और आप लोग हमेशा सही करते होंगे, मुझे ऐसा पता है। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू होगी 125। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसका उपयोग जो है बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा लिया जाता है गोद। 1 वर्ष के बाद उनकी आईक्यू के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? क्या संभावना होगी? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। यानी सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो आईक्यू को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे गरीब परिवार का लड़का हो तो हो सकता है उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, और जो अमीर परिवार से उसका आईक्यू लेवल कम हो। तो सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो कम से कम, मध्यम, पूर्ण, उच्च। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। आपका जो है आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, बुद्धि है। तो बुद्धि होता है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सभी गलत हैं। अगला है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा। आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस स्किनर। तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। देखिए, अधिगमकर्ता को सबसे अधिक स्वतंत्रता किसमें मिलती है? क्रियाशीलतावाद, सृजनशीलतावाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद। तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता मिलती है सृजनशीलतावाद में। ठीक है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना क्या दर्शाता है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये
क्रिएटिविटी को दर्शाता है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ होंगी तो बच्चे जो है कुछ क्रिएटिव करेंगे, डांस होगा, पत्रिका निकलेंगी, तो क्रिएटिविटी जो है बच्चों के अंदर आएगी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसकी समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। सृजनात्मकता का विशेषता कौन सी नहीं है? मौलिकता, अपरिवर्तनशीलता, उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज। तो अपरिवर्तनशीलता जो है ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न, बिने, गिलफोर्ड, रास। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? मैंने आपको कल ही बताया था। 3 आम गले में फंस गए, गिलफोर्ड। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु 12, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी जो है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं अब हल करता हूँ इसको। वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु है 12। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, कितनी होगी? 150। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह कथन किसका है? गैसल का, गाल्टन का, माथुर का, टर्मन का। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहा है टर्मन महोदय ने। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिव्यक्ति, अक्षमता, बुद्धि। तो ये प्रभावित होता है बुद्धि से। अब बुद्धि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बुद्धि से ही प्रभावित होगा। कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता करेगी? सीखने हेतु सीमित अवसर हों, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, समस्या का समाधान बता दिया जाए। जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे तभी वो क्रिएटिव होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। बाकी सभी ऑप्शन जो है आपके गलत होंगे। यानी जब हम बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो उसे जो है खुद से कार्य करने के लिए जब हम मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, तो क्या होगा? अंतर्दृष्टि, प्रदीप्ति, उद्भावन या सत्यापन। तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, तो ये होता है उद्भावन स्तर। अगला प्रश्न है, वह विचार प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नवाचार। तो ये होता है रचनात्मकता। देखिए, नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी धारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो ऐसी विचारधारा होती है रचनात्मकता। तो हमारा लास्ट प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न देख लेते हैं, फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी यानी जनरल फैक्टर जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो जी और एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर, इसके बारे में मैंने बात की थी। ये किसके सिद्धांत में है? आज ही बात की है, सुबह सुबह इसका वीडियो डाला था मैंने बुद्धि का। तो ये होगा आपका स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। देखिए जो कल का वीडियो होगा वो बुद्धि की परिभाषाओं पर होगा, सिद्धांतों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं सिद्धांतों को कवर करूँगा कल के वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।